फरवरी की वो ठंडी सुबह, किसी को अंदाजा नहीं था कि सरहद के दोनों तरफ इतिहास की सबसे भयानक पटकथा लिखी जाने वाली थी। पुलवामा के उस काले धुएं ने पूरे देश के सीने में जो आग सुलगाई थी, उसका जवाब देने के लिए वायुसेना के गलियारों में एक ऐसी योजना बन रही थी जो दशकों की सैन्य नीति को पलटने वाली थी। 26 फरवरी की रात जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब ग्वालियर और अंबाला के एयरबेस पर हलचल अपनी चरम सीमा पर थी। मिराज 2000 विमानों के इंजन जब गूंजे तो वो केवल मशीनों की आवाज नहीं थी, बल्कि एक संप्रभु राष्ट्र के आत्मसम्मान की हुंकार थी। मिशन का नाम गोपनीय था, लेकिन उसका लक्ष्य स्पष्ट था। नियंत्रण रेखा के पार जाकर उस आतंक के गढ़ को मिटाना जिसे अभेद्य माना जाता था। राडार की नजरों से बचते हुए, पहाड़ियों के बीच से रास्ता बनाते हुए भारतीय जांबाज उस सीमा को लांघ चुके थे जिसे पार करना अब तक युद्ध का निमंत्रण माना जाता था। बालाकोट की पहाड़ियों पर जब बम गिरे तो उसकी गूंज ने केवल जैश के कैंप को ही नहीं तबाह किया, बल्कि इस्लामाबाद के सैन्य मुख्यालयों में भी खलबली मचा दी। ये एक नॉन मिलिट्री प्री-एम्प्टिव स्ट्राइक थी, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये उसकी संप्रभुता पर एक गहरा घाव था। जैसे ही विमान सुरक्षित वापस लौटे, दिल्ली के वॉर रूम में एक पल की राहत तो थी, लेकिन असली तनाव अब शुरू होने वाला था। सबको पता था कि पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा। खुफिया तंत्र और सैटेलाइट इमेजरी बता रही थी कि सीमा के उस पार हलचल तेज हो गई है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ये पहली बार था कि भारतीय वायुसेना ने हवाई हमला किया था, और ये जोखिम इतना बड़ा था कि एक गलत कदम दक्षिण एशिया को परमाणु युद्ध की कगार पर खड़ा कर सकता था। प्रधानमंत्री और सैन्य प्रमुखों की बैठकें चल रही थी, क्योंकि अब गेंद पाकिस्तान के पाले में थी। वो क्या करेगा? क्या वो चुपचाप इस हार को स्वीकार कर लेगा, या फिर अपनी साख बचाने के लिए किसी बड़े दुस्साहस की ओर बढ़ेगा? तनाव गहराता जा रहा था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जो आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। भारतीय राडार 24 घंटे आसमान को खंगाल रहे थे, क्योंकि खबर मिली थी कि पाकिस्तानी वायुसेना के F-16 और JF-17 विमानों ने अपने ठिकानों से उड़ान भरना शुरू कर दिया है। ये सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई की तैयारी नहीं थी, बल्कि ये साबित करने की जंग थी कि आसमान का सुल्तान कौन है। कूटनीति के मेज पर दुनिया भर के देश भारत को संयम बरतने की सलाह दे रहे थे, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही थी। भारत ने वो जोखिम ले लिया था जिसने यथास्थिति को हमेशा के लिए बदल दिया था। अब सवाल ये नहीं था कि हमला हुआ है, सवाल ये था कि क्या ये एक पूर्ण युद्ध की शुरुआत है। रात बीतते बीतते खबर आई कि पाकिस्तानी विमान भारतीय सीमा के बहुत करीब देखे गए हैं। क्या वे हमला करेंगे? क्या भारत फिर से जवाब देगा? इन सवालों के बीच 27 फरवरी की सुबह का सूरज एक ऐसी घटना लेकर आने वाला था जिसने पूरे विश्व की सांसें थाम दी थीं। एयर मार्शल और विंग कमांडर अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। आसमान में डॉग फाइट की आहट साफ सुनाई दे रही थी, और भारत का हर नागरिक टीवी स्क्रीन से चिपका हुआ था, इस डर और उम्मीद के बीच कि देश का कोई भी जाबाज दुश्मन के चंगुल में न फंस जाए। लेकिन नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। सुबह के लगभग 10 बज रहे थे जब भारतीय रडार्स पर अचानक दर्जनों लाल बिंदु उभरने लगे। ये कोई मामूली घुसपैठ नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान की वायुसेना का एक बड़ा जवाबी हमला था, जिसे ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट का नाम दिया गया था। पाकिस्तानी F-16 और मिराज विमानों का एक बड़ा जत्था भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के इरादे से नियंत्रण रेखा की ओर बढ़ रहा था। श्रीनगर और अवंतीपुरा के एयरबेस पर सायरन गूंज उठे। भारतीय पायलटों के पास सोचने के लिए सेकंड्स का भी समय नहीं था। इसी अफरा तफरी के बीच विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान अपने MiG-21 बाइसन के कॉकपिट में थे। MiG-21 एक पुराना विमान था, लेकिन उस दिन उसे एक अत्याधुनिक F-16 का सामना करना था। आसमान में एक भयानक डॉग फाइट शुरू हो चुकी थी। इंजन की गर्जना और मिसाइलों के आवाजों के बीच भारतीय जांबाजों ने पाकिस्तानी विमानों को खदेड़ना शुरू किया। अभिनंदन ने अपने रेडियो पर सुना कि एक दुश्मन विमान उनके निशाने पर है। उन्होंने जोखिम भरा फैसला लिया और अपने विमान को नियंत्रण रेखा के बिल्कुल करीब ले गए। एक सटीक निशाना, और पाकिस्तान का एक F-16 आसमान से जलता हुआ नीचे गिरा। लेकिन इस जीत के जश्न का समय नहीं था। पीछा करते हुए अभिनंदन का विमान सीमा पार कर चुका था, और तभी एक दुश्मन मिसाइल ने उनके विमान को अपनी चपेट में ले लिया। जैसे ही अभिनंदन ने खुद को इजेक्ट किया, पूरा देश एक गहरे सन्नाटे में डूब गया। भारत का एक शूरवीर अब दुश्मन की जमीन पर था। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में गिरने के बाद जो हुआ, उसने इस तनाव को युद्ध के चरम बिंदु पर पहुंचा दिया।
एक तरफ टीवी पर अभिनंदन के वीडियो चल रहे थे, तो दूसरी तरफ दिल्ली के साउथ ब्लॉक में हलचल तेज हो गई थी। ये केवल एक पायलट को छुड़ाने का मामला नहीं था, बल्कि भारत की साख और परमाणु शक्ति संपन्न दो देशों के बीच छिड़ने वाले संभावित महायुद्ध का सवाल था। भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया कि अगर हमारे पायलट को खरोंच भी आई तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। सेना के तीनों अंगों को हाई अलर्ट पर रखा गया। खबरें आने लगीं कि भारत ने अपनी मिसाइलें पाकिस्तान के प्रमुख शहरों की ओर मोड़ दी हैं। समुद्र में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान की आर्थिक रग यानी कराची बंदरगाह को घेरने की रणनीति बना ली थी। दुनिया भर की महाशक्तियां अमेरिका, रूस और यूएई फोन पर सक्रिय हो गईं। हर बीतते घंटे के साथ तनाव बढ़ता जा रहा था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा था, लेकिन अंदरूनी तौर पर उनकी सेना युद्ध की जिद पर अड़ी थी। भारत ने साफ कह दिया था कि अब कोई बातचीत नहीं होगी, सिर्फ कार्रवाई होगी। वो रात भारत और पाकिस्तान के इतिहास की सबसे लंबी रातों में से एक थी। सीमा के पास के नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा था। क्या ये 1971 के बाद का पहला पूर्ण युद्ध होने वाला था? क्या दिल्ली और इस्लामाबाद एक दूसरे पर मिसाइल दागने वाले थे? पूरा दक्षिण एशिया एक बारूद के ढेर पर बैठा था, जहां एक छोटी सी चिंगारी सब कुछ राख कर सकती थी। भारत की कूटनीति और सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेल दिया था, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। सस्पेंस इस बात का था कि क्या पाकिस्तान अभिनंदन को वापस लौटाएगा या फिर ये संघर्ष एक विनाशकारी परमाणु युद्ध का रूप ले लेगा। हर भारतीय की आंखें नम थीं। इंतजार था तो बस एक सही फैसले का, जो इस जलती हुई आग को बुझा सके। वो रात किसी कयामत से कम नहीं थी। दिल्ली के वॉर रूम में जलती हुई लाइट्स और कंप्यूटर स्क्रीन पर दौड़ती सूचनाएं गवाही दे रही थीं कि भारत अब किसी भी समझौते के मूड में नहीं है। खुफिया एजेंसियों ने रिपोर्ट दी थी कि भारत ने अपनी ब्रह्मोस और अन्य मारक मिसाइलों को लॉन्च पैड पर तैनात कर दिया है। पाकिस्तान के भीतर ये डर घर कर गया था कि अगर अगली सुबह तक कोई ठोस फैसला नहीं हुआ तो भारतीय वायुसेना और थल सेना एक बड़े आक्रमण के लिए तैयार खड़ी है। इस्लामाबाद के गलियारों में घबराहट साफ देखी जा सकती थी। कूटनीतिक स्तर पर अमेरिका और सऊदी अरब जैसे देशों ने पाकिस्तान को चेतावनी दे दी थी कि भारत का गुस्सा अब उनके नियंत्रण से बाहर है। उधर पाकिस्तान की जेल में बंद विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का साहस पूरे देश के लिए प्रेरणा बन गया था। खून से लथपथ चेहरे के बावजूद उनकी आंखों में जो चमक और आवाज में जो खनक थी, उसने पाकिस्तानी सेना के मनोवैज्ञानिक बढ़त के दावों को ध्वस्त कर दिया था। भारत ने दो टूक शब्दों में कह दिया था कि हमें कोई कॉन्सुलर एक्सेस नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारा पायलट सुरक्षित वापस चाहिए, और वो भी बिना किसी शर्त के। तनाव अपने चरम पर था और दुनिया को डर था कि शायद अगली सुबह का सूरज परमाणु धमाकों की गूंज के साथ उगेगा। इसी बीच पाकिस्तानी संसद में इमरान खान ने घोषणा की कि वे शांति की पहल के तौर पर भारतीय पायलट को रिहा करेंगे। ये भारत की सैन्य धमक और कूटनीतिक घेराबंदी की एक बड़ी जीत थी, लेकिन क्लाइमैक्स अभी बाकी था। 1 मार्च 2019 की शाम जब अटारी वाघा बॉर्डर पर हजारों की भीड़ उमड़ी थी, तब भी पीछे के दरवाजों पर दांव पेच चल रहे थे। पाकिस्तान रिहाई में देरी कर रहा था ताकि वो प्रोपेगेंडा वीडियो बना सके, लेकिन भारत के कड़े रुख ने उसे झुकने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही अभिनंदन ने पैदल चलकर भारतीय सीमा में कदम रखा, पूरे देश में उत्सव का माहौल हो गया। लेकिन इस जीत के पीछे एक कड़वा सच भी था। भारत ने साबित कर दिया था कि अब वो चुप रहने वाला देश नहीं है। इस जोखिम भरे फैसले ने दक्षिण एशिया के सैन्य संतुलन को हमेशा के लिए बदल दिया। बालाकोट एयर स्ट्राइक ने यह संदेश दे दिया कि भारत अब दुश्मन के घर में घुसकर मारने की क्षमता रखता है, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। युद्ध टल तो गया था, लेकिन शांति की परिभाषा बदल चुकी थी। इस ऑपरेशन ने दुनिया को दिखा दिया कि एक कड़ा फैसला कैसे इतिहास की धारा मोड़ सकता है। अंत में ये कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं थी, बल्कि एक नए भारत के उदय की थी, जो अपनी सुरक्षा के लिए पूर्ण युद्ध का जोखिम उठाने से भी पीछे नहीं हटता। आज भी जब मिराज और रफेल जैसे विमान आसमान में गरजते हैं, तो बालाकोट की वो गूंज याद आती है जिसने आधुनिक भारत की सैन्य नियति को दोबारा लिखा था।